अनोखी औरत प्रकाश भारती, ये बुक हम देखने वाले हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। अजय बस से उतरा और पार्क स्ट्रीट की उस 7 मंजिला इमारत की ओर चल दिया जिसके चौथे खंड पर उसका फ्लैट था। बस स्टॉप से वो इमारत कोई 2 फलांग दूर थी। थकान और बोरियत महसूस करते अजय को यह सोचकर और भी ज़्यादा कोफ्त हो आई कि उसे इमारत के पिछले गेट से होकर अंदर जाना पड़ेगा और इसके लिए पूरा एक फलांग का फालतू चक्कर काटना पड़ेगा। 2 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश में C1 लाइन नहीं ब्लॉक हो गई थी। फलस्वरूप वो मेन होल कवर अपनी जगह से हटाए गए थे और गंदा पानी दुर्गंध युक्त कीचड़ के रूप में सड़क पर लगभग इमारत के मेन गेट तक फैल गया था। बदबू इतनी ज़्यादा थी कि उस तरफ से गुजरते वक्त उबकाई आने लगती थी और बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी कॉरपोरेशन के संबंधित अधिकारी ने उसे उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। पार्क स्ट्रीट के उस इलाके में रहने वालों को मजबूरन चक्कर काटकर आना जाना पड़ा रहता था। अजय ने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अपनी रिस्ट वॉच पर दृष्टिपात किया। 11:15 बज रहे थे। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। 6 बजे ऑफिस से निकलने के बाद से वह पूरे 4 घंटे तक उस गैरेज के मालिक से मगज पच्ची करता रहा था जिसमें उसने अपनी मोटर साइकिल ओवरहालिंग के लिए दी गई हुई थी। उस गैरेज में काम तसल्ली बख्श होता था, लेकिन मालिक की बद इंतज़ामी की वजह से हर ग्राहक को उससे वक्त पर काम न होने की बड़ी भारी शिकायत रहती थी। इसलिए अजय खुद वहाँ गया था और अपने सामने इंजन खुलवाकर उन तमाम पुर्जों की लिस्ट बनवा ली थी जिन्हें बदला जाना था। गैरेज से आते वक्त मालिक ने कसम खाकर उससे वादा किया था कि 2 दिन बाद मोटरसाइकिल उसे सौंप दी जाएगी, लेकिन अजय अच्छी तरह जानता था जब तक वह खुद उसके सिर पर जाकर नहीं चढ़ेगा तब तक मोटरसाइकिल का इंजन उसी तरह खुला पड़ा रहेगा और मोटरसाइकिल की बगैर वह स्वयं को अपाहिज महसूस कर रहा था। वह रुका, प्लेयर्स गोल्ड लीफ का पैकेट जेब से निकालकर एक सिगरेट सुलगाई और पुनः चल दिया। करीब 50 गज आगे बाई और एक पतली सीध सड़क थी जिसके दाईं तरफ उसी 7 मंजिला इमारत की बाउंड्री वाल थी जिसमें पिछला गेट था। बाईं और एक स्कूल की करीब 6 फुट ऊंची 4 दीवारी की एक दीवार सड़क की पूरी लंबाई तक चली गई थी। वो पतली छोटी सी सड़क हालांकि 2 सड़कों को परस्पर जोड़ती थी और शॉर्टकट के रूप में भी प्रयोग की जाती थी, लेकिन रात में वहाँ आम दफ्तर नहीं के बराबर भी होती थी। शायद इसीलिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था की ज़रूरत भी नहीं समझी गई थी। अजय जो कि उस सड़क पर मुड़ा, स्कूल की दीवार के साथ चिपके हुए खड़े ऊंचे कद और भारी भरकम शरीर वाले एक आदमी का हाथ हवा में लहराया। फिर इससे पहले कि अजय कुछ समझ पाता या संभलता, किसी नर्म लेकिन ठोस चीज का तगड़ा प्रहार उसने अपने खोपड़ी पर महसूस किया। अगले ही क्षण उसकी आंखों के समक्ष असंख्य रंग बिरंगे सितारे झिलमिला गए। उसे अपने घुटने मुड़ते से प्रतीत हुए। उसने स्वयं को गिरने से बचाने के लिए हवा में हाथ मारे और दीवार का ऊपरी सिरा मजबूती से पकड़ लिया। वह अपनी चेतना लुप्त न होने देने के लिए संघर्ष करने लगा। उसे हमलावर की तेज भारी सांसें सुनाई दी। फिर उसने अपनी हिम पॉकेट जिसमें उसका पर्स था थपथपाई जाती महसूस की, लेकिन पर्स नहीं निकाला गया। अजय का पैंट भी दाईं जेब में सिगरेट का पैकेट और माचिस थे तथा बाईं जेब में रुमाल और फ्लैट की चाबियां। हमलावर ने बारी बारी से उसकी दोनों जेबों पर हाथ मारा। फिर उसने बाईं जेब में हाथ घुसेड़ना चाहा। अजय के सिर पर हुए प्रहार का प्रभाव होना शुरू हो गया और वह काफ़ी हद तक स्वयं को संयत कर चुका था। उसने उसी तरह खड़े दाएं पैर की भरपूर ठोकर हमलावर की जांघों के जोड़ पर जमा दी। हमलावर कराहता हुआ पीछे हट गया और दाएं हाथ में थमे ठोस रबर के कोड़े से पुनः अजय कर प्रहार कर दिया। अजय ने बचने की पूरी कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका।
अलबत्ता उस दफ़ा उसने अपना सिर जरूर बचा लिया। कोड़ा उसके बाएं कंधे पर पड़ा और उसकी पूरी बाईं बाह सुन्न हो गई। अब दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने थे। अजय दीवार से पीठ लगाए खड़ा था। हमलावर दाएं हाथ में रबर का कोड़ा थामे और बाएं से अपनी जांघों का जोर दबाए खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा से विकृत था, होंठ गुर्राहटपूर्ण मुद्रा में खींचे हुए थे और आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थी। वह ग्रे पैंट और उसी रंग की टी शर्ट पहने था। उसके शरीर का गठन पहलवानों जैसा था। अजय अपूर्णतया सतर्क था। वह नितांत अपरिचित को घूरता हुआ बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खलीफा, मुझसे क्यों खफा हो रहे हो? हमलावर ने जवाब में मोटी गाली दी और पुनः कोड़े से प्रहार किया। इस दफ़ा पीछे हटकर खुद को बचाने की बजाय अजय ठीक उस वक्त जब कोड़ा हवा में ही था उसकी ओर झपटा। वह न सिर्फ कोड़े से बचा बल्कि इस प्रयास में उसका बायां कंधा हमलावर की छाती से जा टकराया और हमलावर दीवार से टकरा गया था। हमलावर ने पुनः मोटी गाली दी और बाएं हाथ से अजय का गला दबोचकर उसके सर को ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश की ताकि कोड़े का भरपूर प्रहार किया जा सके। अजय उसका आशय समझ गया और दाएं हाथ का घुसा चला गया। घुसा उसके मुंह पर पड़ा और उसका सर पीछे दीवार से भड़ाक में जा टकराया था। उस दौरान मार ने पल भर के लिए हमलावर के होश उड़ा दिए। फिर वह कोड़े से अंधाधुंध प्रहार करने लगा। उसका चेहरा गुस्से में तमतमा गया था। कंठ से रह रह कर गुर्राहट निकल रही थी और होठों से खून बह रहा था। अजय के जिस्म पर जगह जगह कोड़े का प्रहार हो रहे थे, लेकिन वह जानबूझकर उसके ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रहने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे सही ढंग से कोड़ा घुमाने का मौका नहीं मिल सके। मगर इस तरह वह खुद भी उस पर सही ढंग से वार नहीं कर पा रहा था। वैसे भी उसकी एक बाह फिलहाल बेकार थी और सिर पर हुए पहले प्रहार का कुछ असर अभी तक भी था। अगर वह पहलवान टाइप आदमी भी अजय की भांति चुस्त और फुर्तीला होता तो उसने निश्चित रूप से अजय की खोपड़ी फाड़ देनी थी। अचानक अजय इस ढंग से पीछे हटा मानो बेदम हो चला था। हमलावर ने मौके का फ़ायदा उठाने की नीयत से कोड़े को सही ढंग से घुमाया और अजय के सर पर प्रहार कर दिया। अजय को उससे ऐसी हरकत की अपेक्षा थी। वह पूरी तरह तैयार था। उसने एक तरफ उछलकर खुद को बचाया, तत्क्षण पैंतरा बदला और अपने जिस्म की बची खुची सारी ताकत दाएं हाथ में समेटकर उसकी नाक पर घुसा दे मारा। हमलावर के गले से घूटी सी चीख निकलती और उसकी नाक से खून बहने लगा। उसने एक पल के लिए अविश्वासपूर्वक अजय को घूरा, फिर उसके पीड़ा से विकृत चेहरे पर आतंक झलकने लगा। वह लड़खड़ाता सा आगे आया, लेकिन दीवार से लगकर खड़े हाँफते अजय पर प्रहार करने की बजाय उसकी बगल से गुजरा और मेन रोड पर पहुंचकर बाईं ओर मुड़ गया। खुद अजय की हालत भी इतनी खस्ती थी कि वह चाहकर भी उसका पीछा करने लायक ताकत और हौसला नहीं जुटा सका। वह बस दीवार का सहारा लिए खड़ा हाँफता रहा। लगभग 5 मिनट बाद वह अपनी बाईं बाह को सुहलाता हुआ धीरे धीरे इमारत के गेट की ओर बढ़ गया। गेट से गुजरकर वह लिफ्ट के सम्मुख पहुंचा। लिफ्टमैन स्टूल पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था। अजय पर निगाह पड़ते ही वह बुरी तरह चौंका और उछलकर खड़ा हो गया। क्या हुआ अजय बाबू? उसने अशांति स्वर में पूछा। कुछ नहीं, अजय मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला। न जाने क्यों एक पहलवान टाइप आदमी को मुझ पर गुस्सा आ गया था और लिफ्ट में दाखिल हो गया। लिफ्टमैन की आंखें सिकुड़ गई। वह ग्रे पैंट और टी शर्ट पहनने था। उसने पूछा। अजय चौंका। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वह करीब आधा घंटे पहले यहाँ आया था, लिफ्टमैन ने कहा। आपके फ्लैट का नंबर पूछा और सीढ़ियों द्वारा ऊपर चला गया। फिर अचानक वह खामोश हो गया और अपराधी की तरह सर झुका लिया। फिर क्या हुआ? अजय ने खड़े स्वर में पूछा। वह दोबारा नीचे आया। लिफ्टमैन हिचकिचाता सा बोला। आपके बारे में पूछने लगा कि
कब तक आओगे, किधर से आओगे वगैरह। तुमने उसे सब कुछ बता दिया। अजय ने उसकी बात काटकर पूछा। लिफ्टमैन ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अजय समझ गया कि लिफ्टमैन से जानकारी हासिल करने के बाद ही अपरिचित हमलावर पतली सड़क पर दीवार से सटा खड़ा उसके आने का इंतजार करता रहा था। इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, वह बोला, लेकिन कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर किसी ऐरे गैरे को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी वो गत बनाऊंगा कि मरते दम तक याद रखोगे। लिफ्टमैन बुरी तरह सिटपिटा गया। मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, वह याचनापूर्वक स्वर में बोला। ठीक है, मुझे ऊपर पहुंचाओ। लिफ्टमैन ने जंगला बंद करके चौथे खंड का बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। अजय चौथे खंड पर लिफ्ट से बाहर निकला, कॉरिडोर से गुजरकर अपने फ्लैट के सम्मुख पहुंचा। प्रवेश द्वार की बगल में रोशनदान के पास दीवार के साथ खड़ी सीढ़ी को देखकर भी वह अनदेखा कर गया। इमारत में सफ़ेदी की जा रही थी। सफ़ेदी करने वाले शाम को काम बंद करते वक्त अपनी चीज़ें ऐसे ही इधर उधर छोड़ जाया करते थे। अजय ने जेब से फ्लैट की चाबियां निकाली। तभी उसे याद आया कि हमलावर उससे ये ही चाबियां हासिल करना चाहता था। कुछ देर पहले हुए हंगामे की जड़ ये चाबियां ही थी, लेकिन क्यों, अजय समझ नहीं सका। उसके फ्लैट में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे चुराने के लिए कोई चोर इस किस्म की मार कुटाई करे। उसने ही हाल में चाबी फंसाकर घुमाई और दरवाज़ा खोलकर भीतर आ गया। ड्राइंग रूम की लाइट ऑन करके दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया। ड्राइंग रूम में सरसरी निगाह दौड़ाने के बाद वह सीधा बाथरूम में पहुंचा। वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे में अपने चेहरे की हुलिया देखते ही झटका सा खाकर रह गया। दोनों गालों पर जगह जगह खरोंचें लगी थी। बाई आंख इस बुरी तरह सूजी हुई थी कि करीब करीब बंद हो गई थी। निचला ओठ भी सूजा हुआ था। उसने अपने अस्त व्यस्त बालों में हाथ फिराया। सर पर जहाँ कोड़े का प्रहार हुआ था उस जगह एक मोटी सी लकीर उभर आई थी और वहाँ अभी तक भी दुखन शेष थी। बाएं कंधे के अलावा पीठ, पसलियों और टांगों में भी कोड़े की मार की वजह से दर्द महसूस हो रहा था। अजय ने विस्की की बोतल निकालते हुए सोचा, उसे वहम हुआ था। फ्लैट का ताला खुद उसने खोला और पुनः बंद किया था। फिर भला वहाँ कोई कैसे मौजूद हो सकता था? मगर उसकी अंत चेतना बार बार चेतावनी दे रही थी। अजय ने दोबारा कमरे में निगाहें दौड़ाई, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। बोतल फ्रिज के ऊपर रखकर वह किचन में गया। गिलास सहित पुनः वापस लौटा तो इस बुरी तरह चौंका कि गिलास हाथ से छूटता छूटता बचा। डाइनिंग टेबल के पास एक जीवित गुड़िया खड़ी थी। अजय, वह बोली, चौंको मत, मैं हूँ टीनी। अजय ने हैरानी से उसे घूरा। वह निहायत खूबसूरत थी। पतला सुडौल जिस्म, गोरा रंग, स्याल काले बाब्ड हेयर, बड़ी बड़ी काली चमकीली आंखें, गुलाबी रंगत वाले गाल और सुर्ख होंठ। इस हसीन गुड़िया को अजय अच्छी तरह जानता था। हमेशा की तरह इस वक्त भी उसे देखकर अजय को पहले तो सुखद अनुभूति हुई, फिर उसने कसक भी महसूस की, क्योंकि चेहरे, मोहरे और रंग रूप में बेइंतहा खूबसूरत होने के बावजूद उसका कद मुश्किल से 3.25 फुट था। पूर्ण यौवन प्राप्त वह एक बौनी स्त्री थी। इसके आगे का जो है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।